Everyone, today we are going to start our next topic of the trails of fiber, that is a cotton. पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि फाइबर्स जो हैं वो मेनली हम या तो उसके सोर्सेज जो होते हैं या तो फिर नेचुरल सोर्स हो सकता है या फिर उसका सिंथेटिक सोर्स हो सकता है। नेचुरल सोर्सेज में हमने ये पढ़ा था कि हम उसको प्लांट या एनिमल से नेचुरली तरीके से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज अ नेचुरल सोर्स। एंड सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ी थी सिंथेटिक। अब सिंथेटिक जो है फाइबर जो है, सिंथेटिक फाइबर जो है वो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रूप से लैब में उसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसको लैब में, तो होता है वो सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मींस कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करते एनवायरनमेंट में, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मोस्टली एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ये चीज हमने पढ़ ली थी। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन क्या है, ये एक नेचुरल फाइबर है। देखो हमने देखा कि ट्रेल्स ऑफ फाइबर में हम ये पढ़ रहे थे कि कहां से जो हम ड्रेसेस देखते हैं, डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस देखते हैं, कैसे बनी है, अल्टीमेटली कैसे प्रिपेयर होके आती हैं। इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हम ये चीज पढ़ेंगे कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कोई नेचुरल होता है, कोई सिंथेटिक होता है, ये हमने पढ़ लिया था। बट हम ये देखेंगे कि जब हम नेचुरल सोर्स से कोई फाइबर लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, फिर इसको हम फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ये होल प्रोसेस पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक फाइबर से धागा बनता है, यार्न बनता है, और यार्न से पूरा क्या बनता है, वो फैब्रिक बनता है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फाइबर, दैट इज अ कॉटन। आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन के बारे में आपने बहुत सुना भी होगा, आपने कॉटन के प्लांट्स भी देखे होंगे, कई घरों में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉटन के बारे में जानेंगे, कॉटन है क्या। कॉटन क्या है, इस फैब्रिक का नेम है कॉटन, ठीक है। दूसरा, ये टाइप कैसा है, ये नेचुरल टाइप है, मींस नेचुरल सोर्स से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसके प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट, इसकी क्या कंडीशंस होती है ग्रो करने के लिए, इसको कैसा वेदर चाहिए, तो कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है, किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसकी जो कंडीशंस है, हम किस कंडीशंस में एक कॉटन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए एक वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म इलाकों में ज्यादा होता है ये। दूसरा, ये ब्लैक सॉइल में उगता है, और इसमें मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो कॉटन हम कैसे उगा सकते हैं, या उसमें वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, सॉइल किस टाइप की चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, और रेनफॉल कैसे चाहिए होती है, मॉडरेट। इस तरह से हम कॉटन को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी कंडीशंस थी ग्रो करने के लिए कॉटन प्लांट की। नेक्स्ट, हम यूजेस क्या है, देखो बहुत से यूजेस हैं। जो आपकी घरों की कॉटन की बेडशीट्स होती हैं वो इस कॉटन से ही बनती है, आपके टॉवल्स मेनली कॉटन से बनते हैं, ठीक है। आपने जो घरों में आप क्विल्ट यूज करते हो, कुशन्स यूज करते हो, ठीक है, पिलोज यूज करते हो, उसमें मेनली कॉटन की स्टफिंग होती है, ठीक है। फेदर की भी चली हुई है, बट मोस्टली जो होती है वो कॉटन की स्टफिंग होती है, मतलब स्टफ करने में ये काम आता है, कुशन्स हो, क्विल्ट हो, या आपकी पिलोज हो, ठीक है, उसमें ये स्टफिंग के काम आता है। और हाँ, जैसे हॉस्पिटल्स में या मेडिकल यूज में हम देखें, जो बैंडेजेस होती हैं, जो बैंडेज हम बांधते हैं, या कोई कट लग जाता है, वूंड बन जाता है, तो जो बैंडेज हम बांधते हैं, उस मटेरियल, जो बैंडेज का जो मटेरियल बनता है वो इस कॉटन से ही बनता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कॉटन को ग्रो करने के लिए, कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है, किस टाइप की रेनफॉल चाहिए होती है। सेकेंड थिंग इज दैट, हम ये देखेंगे कि कॉटन का यूजेस क्या है, किस किस में स्टफिंग की यूज में आता है, बेडशीट्स बनती हैं, टॉवल्स बनते हैं, आपके इसके बैंडेज मटेरियल
बनाने के काम आता है ये कॉटन, ये इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा दिखता है, टच करें तो कैसा फील होगा हमें, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, उठाएं हम उसको तो वेटेज उसका ज्यादा होता है या लाइट होता है। इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से दिख रहा है हमें, किस तरह से हमें टच करने में हार्ड है या लाइट है, कैसा है ये कॉटन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि मेनली जो कॉटन होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, लाइट वेटेड होते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि स्वेट एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। गर्मियों में मोस्टली जो है पीपल्स जो है वो कॉटन के ड्रेसेस पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वेट एब्जॉर्बेंट होता है, ये एकदम से क्या मतलब पसीना सोखता है, ठीक है, तो इसलिए स्वेट एब्जॉर्बेंट का काम करता है। एक और चीज, ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, ये बहुत सालों तक चले, ठीक है, तो ये इट्स नॉट अ ड्यूरेबल, कॉटन इज नॉट ड्यूरेबल, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता ये। अच्छा, और एक और चीज कि जल्दी ही इसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। अगर आप कॉटन का सूट पहनो तो आप थोड़ी देर की बात करें उसमें जल्दी ही रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉटन के। ये हो गया। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये आया कहां से है, ये कहां उगता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। उसके बाद हम फर्दर चलेंगे कि अब हम कॉटन से फाइबर से, कॉटन के फाइबर से हम थ्रेड बनाएंगे, फिर हम फैब्रिक बनाएंगे, फैब्रिक मीन्स कपड़ा बनाएंगे, रेशो से धागा बनाएंगे, धागे से पूरा क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब ये प्लांट जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन का हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि जब ये कॉटन का प्लांट होता है, जब इसमें फ्रूटनिंग होती है, जब इसके फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स एक बॉल की तरह दिखते हैं, स्फेरिकल शेप बॉल की तरह, ठीक है, तो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉटन बॉल्स। याद रखना, कॉटन बॉल्स क्या है? इट इज द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड एज कॉटन बॉल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये कॉटन बॉल जो होता है, इस तरह का कॉटन बॉल होता है, तो ये कॉटन बॉल क्या है? स्मॉल साइज का होता है, बहुत बड़ा साइज का नहीं होता, स्मॉल साइज का होता है, एक लेमन के साइज के बराबर। जितना एक लेमन का साइज होगा, एक नींबू का साइज होता है, उतने ही साइज में ये कॉटन बॉल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जब ये कॉटन बॉल्स जो है हमारे राइपन हो जाते हैं, ठीक है, जब इनकी राइपनिंग स्टेज आती है, जब ये पकते हैं, तो क्या होगा? जो हमारा ये कॉटन बॉल था, जब ये राइपनिंग स्टेज में पहुंचता है, जब वो पक जाता है, जब वो क्या हो जाता है? राइप हो जाता है, तो इसे बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है, तो इसमें से ऐसे करके कॉटन निकलता है, ये हमारा कॉटन जब ये बर्स्ट हो जाता है तो इस बर्स्ट के साथ क्या होता है? इसमें सीड्स भी होते हैं, ठीक है। क्या होता है जब कॉटन, हमने बोला कॉटन बॉल शेप में होता है, जब ये राइपनिंग स्टेज इसमें आती है तो क्या होता है? ये बर्स्ट होता है, और इस तरह का जब बर्स्ट होता है तो जो फाइबर है कॉटन का, ऐसे जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये फाइबर ऐसे निकल के आता है, ठीक है, और इसमें साथ में सीड्स भी होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको ब्लैक कलर की शो कर रही हूँ, इसमें सीड्स भी होते हैं, ठीक है। तो कॉटन फाइबर तो आ गया हमारा, कॉटन फाइबर हमें यहां से मिल गया। जब कॉटन बॉल्स बर्स्ट हुए तो हमें कॉटन दिख रहा है, कॉटन फाइबर दिख रहा है, साथ में सीड्स भी दिख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो कॉटन बॉल्स जो होती हैं, इनको हम हैंड से भी प्लग कर सकते हैं, मैन्युअली भी प्लग कर सकते हैं, और मशीन्स के थ्रू भी इनको प्लग किया जाता है। एक बहुत बड़ी फील्ड में कॉटन की खेती की गई है, कॉटन क्रॉप्स लगाई गई है, ठीक है। अब राइपनिंग हो गई, बर्स्ट हो गई, कॉटन फाइबर दिख रहे हैं, सीड्स दिख रहे हैं, अब क्या करेंगे? मैन्युअली भी उसको तोड़ सकते हैं, और बाय मशीन से भी हम उसको क्या कर सकते हैं? कॉटन बॉल्स को प्लग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ओके, अब हमारे पास क्या आया? कॉटन बॉल्स क्या आया? हमारे पास कॉटन फाइबर्स आ गए हमारे विद सीड,
ठीक है, हमने उसको प्लग कर लिया, उस फ्रूट को, कॉटन बॉल्स को हमने प्लग कर लिया, हमारे पास पूरा क्या आ गया, उसको हार्वेस्टिंग की उसकी हमने बाय मशीन्स और बाय मैन्युअली, बाय हैंड पिकिंग या प्लकिंग। अब हमारे पास क्या है, पूरी सारी कॉटन बॉल्स आ गई। अब क्या होगा, वो जो कॉटन बॉल्स है, हमारा दूसरा काम क्या रहा, अब हमने फाइबर निकालना है। उस कॉटन बॉल से क्या निकालना है, हमें फाइबर निकालना है। तो फाइबर के साथ क्या है, उसमें सीड्स भी है, ठीक है। तो जो हमें कॉटन की फाइबर मिला, उसमें क्या है कि साथ में मैंने जो आपको ब्लैक कलर के दिखाए थे, सीड्स दिखाए थे। अब हमें वो फाइबर चाहिए, सीड्स का कोई काम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्ब का यूज करते हैं या मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है गिनिंग और एक होती है स्पिनिंग। अब हम इस प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। गिनिंग में हम फाइबर कंटेन कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, और जो हमारे पास फाइबर होगा वो स्पिनिंग में हम उसको स्पिन करके उसका फैब्रिक बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हम चलते हैं गिनिंग के बारे में। अब गिनिंग क्या है, हमारे पास कॉटन बॉल्स हैं, उसमें फाइबर है प्लस उसमें सीड है। अब ये जो सीड्स हैं इसको हम निकाल देंगे फाइबर से और हमारे पास फाइबर आ जाएगा। हम सीड्स को फाइबर से सेपरेट कर देंगे, हमें सिर्फ फाइबर ही चाहिए, सीड्स का कोई काम नहीं है। तो हम सीड्स को निकाल देंगे और हमारे पास क्या आ गया, फाइबर आ गया। अब इस फाइबर का यूज कैसे यूज करेंगे हम इसको, मतलब कैसे हम निकालेंगे इस फाइबर को, हम कॉम्ब का यूज करेंगे या हम मशीन्स का यूज करेंगे। जो कॉम्ब और जो मशीन का यूज करेंगे हम किसके लिए, उन सीड्स को उस फाइबर से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उस सीड्स को सेपरेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉटन गिन्स। Cotton gills. What are cotton gills? These are the machines which are used to separate the seeds from the fiber. ठीक है, तो cotton gills, गिन्स गिनिंग प्रोसेस में यूज होता है। गिनिंग क्या है, सीड को सेपरेट करना फाइबर से, गिनिंग प्रोसेस, इट्स अ गिनिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्पिनिंग। अब हमारे पास क्या आ गया है, ऐसे रेशे 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 फाइबर 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 आ गए हमारे पास। फाइबर्स क्या है, हेयर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक रेशों की तरह पतले पतले थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फाइबर बोलते हैं। अब इसको हमने मजबूत धागा बनाना है, उसको यार्न में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, अब स्पिनिंग में क्या होगा, स्पिनिंग में भी हम मशीन्स का यूज करेंगे। स्पिनिंग मशीन्स यूज होती हैं, आपने देखा होगा गांधी जी के टाइम में चरखा, कभी कभी शादियों में भी उसका यूज किया जाता है, चरखा, ठीक है। उस चरखे से भी हम स्पिन करते हैं, रुई को काटते हैं, स्पिनिंग करते हैं और एक धागा बनाते हैं, ठीक है। तो स्पिनिंग क्या है, इसमें हम जो हमारे पास फाइबर आ गया, फाइबर कहां से आया है, गिनिंग से, गिनिंग की प्रोसेस से हमने फाइबर से क्या बनाया, अब उसको हम धागा बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास फाइबर्स है, जब हम इसको यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, व्हाट इज यार्न, इट्स अ थ्रेड। जब इसको हम यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, स्पिनिंग होता है। उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। When we convert the fiber into yarn, then this process is known as spinning. उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज, स्पिनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, चरखा यूज कर सकते हैं, इसमें हम तकली यूज कर सकते हैं, इसमें हम स्पिनिंग मशीन्स यूज कर सकते हैं। देखिए इधर मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो ये है तकली, इसको हम तकली बोलते हैं, ठीक है। ये है चरखा, इस टाइप का चरखा होता है और इस टाइप की स्पिनिंग मशीन्स होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मशीन्स, चरखा एंड तकली। अब क्या हुआ, हमारे पास धागा आ गया, हमने गिनिंग प्रोसेस कर ली, इसमें सीड को सेपरेट कर दिया, किससे हमने किया, जो हमारे पास गिनिंग मशीन्स जो थी उसके थ्रू, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, गिनिंग के बाद हमने उसको स्पिनिंग कर ली। स्पिनिंग क्या था, उसको हमने थ्रेड में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें फैब्रिक चाहिए। अब हमें धागे से क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। देन व्हाट वी डू, हम दो प्रोसेस फिर से करेंगे, एक होगी हमारी वीविंग एंड दूसरी होगी हमारी नीटिंग। अब ये है क्या, ये बुनना है, बुनना अलग अलग है। नीटिंग में हम क्या करते हैं, नीडल्स यूज करते हैं, आपने देखे होंगे अपनी मम्मियां दादियां स्वेटर्स बुनती हैं सिलाइयों से, नीडल से, दैट इज अ
निटिंग, उसको निटिंग बोलते हैं। देखो वीविंग भी बुनना ही है, निटिंग भी बुनना ही है, बट फर्क क्या है? फर्क है मोड ऑफ द प्रोसीजर का, कौन से मोड से जा रहे हैं, किस तरह से बुन रहे हैं। जब हम 2 नीडल से बुनेंगे, उसमें लूप बनाते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं निटिंग। वीविंग में क्या होता है, हाँ एक चीज याद रखना, निटिंग में क्या होता है, हम सिंगल थ्रेड लेते हैं, उसकी लूप्स बना रहे हैं और बुन रहे हैं। बट वीविंग में हम क्या होता है, 2 थ्रेड ले सकते हैं, 2 थ्रेड लेते हैं, फिर इनको हम थ्रेड्स को इस तरह से अरेंज करेंगे या क्रॉस ओवर करेंगे थ्रेड को, ऊपर नीचे ये क्रॉस करेंगे या ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, उस थ्रेड को ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास एक फैब्रिक बन के आएगा। तो ये बुनने की प्रक्रिया है, एक निटिंग है, एक वीविंग है। वीविंग में हम 2 से ज्यादा धागे ले सकते हैं, निटिंग में हम सिर्फ एक सिंगल धागा ही लेते हैं, ठीक है। तो वीविंग क्या है, इन दिस वीविंग वी यूज द 2 सेट ऑफ yarns एंड अरेंज टू फॉर्म अ फैब्रिक, ठीक है। अच्छा एक चीज ये याद रखना कि जो वीविंग में मशीन यूज होती हैं उसको लूम्स बोलते हैं, ठीक है, लूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूम्स, LOOMS, लूम्स। अच्छा अगर आप हाथ से ही वीविंग कर रहे हो तो उसको हम हैंडलूम बोलेंगे। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल मशीन का यूज कर रहे हो वीविंग के लिए, तब हम उसको पावर लूम बोलेंगे, पावर लूम एंड हैंडलूम, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, निटिंग में हम क्या करते हैं, सिंगल थ्रेड लेते हैं, सिंगल यार्न लेते हैं, इसमें हम नीडल्स का यूज करते हैं। देखिए मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी पिक्चर्स में कैसे है। दिस इज निटिंग, दिस इज निटिंग, दिस इज वीविंग। ये वीविंग है, ये निटिंग है, नीडल्स का यूज करेंगे हम, दैट इज अ वीविंग एंड निटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स मैंने आपको बताया क्या है। अगर हैंड से आप वीविंग कर रहे हो तो दैट इज अ हैंडलूम। अगर आप मशीन से, इलेक्ट्रिकल मशीन से यूज कर रहे हो वीविंग की प्रोसेस, दैट इज अ पावर लूम, उसको हम पावर लूम बोलते हैं। ओके, अब क्या होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ द लूप्स, निटिंग में लूप्स बनती हैं ऐसे, ये 2 नीडल्स हैं, इसमें ऐसे ऐसे लूप्स बन रही है, ऐसे ऐसे लूप्स बन रही है, ऐसे ऐसे लूप्स। जब हम सिलाई से बुनते हैं नीडल से तो उसमें ऐसे ऐसे लूप्स बन रही है। तो ये लूप्स है क्या, इनका जो लूप्स का डिजाइन है उसके बेसिस पे हमारे फैब्रिक का स्टाइल नजर आता है। देखिए ना, अपने स्वेटर में कभी डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग होती है, किसी स्वेटर में डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग होती है, वो लूप्स हैं। वो लूप्स कैसे लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, आगे लेनी है, पीछे लेनी है, उस तरह से पूरा डिजाइन आ जाता है फैब्रिक में, तो उसको हम बोलते हैं लूप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वीविंग एंड निटिंग हो गया हमारा। डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम, वीविंग एंड निटिंग में क्या डिफरेंसेस आता है मोस्टली। तो वीविंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 सेट्स ऑफ थ्रेड यूज करते हैं या यार्न्स यूज करते हैं। इसमें हम सिंगल ही यार्न यूज करेंगे। एक चीज और याद रखना कि ये रीस्ट्रेचेबल होती है। जो वीविंग की प्रोसेस से हमने कोई कपड़ा बुना है ना, कोई फैब्रिक बुना है, वो स्ट्रेचेबल नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। बट अगर आप निटिंग कर रहे हो, सिलाइयों से बुन रहे हो, तो वो मोर स्ट्रेचेबल होता है, कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए, ठीक है। इसी वजह से मेनली जो शर्ट्स है या ट्राउजर्स है, ये साड़ीज हैं, वो वीविंग के थ्रू बनाई जाती हैं। बट आपकी टी शर्ट्स जो हैं, आपकी सॉक्स जो हैं, आपकी स्वेटर्स जो हैं, वो हम निटिंग के थ्रू बनाते हैं। इसलिए कभी भी देखना वो क्या होती है, कंफर्टेबल होती है और स्ट्रेचेबल होती है। अकॉर्डिंग टू से स्ट्रेच हो जाती है या लूज करनी है तो लूज हो जाती है, ठीक है। तो निटिंग का और वीविंग के बारे में हमने डिफरेंसेस पढ़ लिया। नेक्स्ट इज जूट। नेक्स्ट क्रॉप जो है हमारा वो है जूट। अच्छा, हमने पढ़ा कॉटन के बारे में पढ़ लिया। ये क्या है, नेचुरल सोर्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उससे हम कॉटन से फैब्रिक बना सकते हैं। और किससे फैब्रिक बना सकते हो आप, किससे कपड़ा बना सकते हो, जूट से। अब जूट है क्या, इसका नेम जो है फैब्रिक का नेम ही जूट होता है। टाइप क्या है, नेचुरल रिसोर्स से पाया जाता है, ये प्लांट से मिलता है हमें जूट, ठीक है। सोर्सेज जूट प्लांट से मिलता है। टाइप जो है इसका नेचुरल है।
नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ ग्रोथ कैसे चाहिए होती है, इसके ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशंस चाहिए होती है, इसको भी वार्म कंडीशंस में ये पैदा होता है, वार्म क्लाइमेट्स में अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर चाहिए होता है, उसमें ग्रो करता है। जूट प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। और इसके यूजेस क्या है, आपके जो गनी बैग्स बनते हैं, जूट के बैग्स देखे होंगे, गनी बैग्स, जो आपकी रोप्स बनती हैं वो जूट की बनती हैं, और जो आपके कारपेट्स बनते हैं मेनली वो भी क्या किसके बनते हैं, जूट्स के बनते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्टेन कहां से होता है, जूट का प्लांट होता है, उससे हम जूट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जूट के प्लांट से। जूट के प्लांट के किस वाले पार्ट से, स्टेम, जो स्टेम होती है जूट प्लांट की, उससे हम उसको ऑब्टेन करते हैं। इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, जब हमने जूट के सीड्स लगा दिए या प्लांट्स लगा दिए तो 3-4 मंथ्स के बाद जब वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसमें जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फूल देना शुरू हो जाते हैं 3-4 मंथ्स के बाद, तब हम उसको हार्वेस्ट, तब हम उसकी काट लेते हैं, उस क्रॉप को, जूट की फसल को हम काट लेते हैं। फ्लावरिंग स्टेज, जब फ्लावरिंग स्टेज जब उसकी पहुंचती है, तब हम जूट के प्लांट को उसका हार्वेस्टिंग टाइम तब होता है। जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, जब हमने उसको प्लांट को काट लिया, तो हम क्या बंडल ऑफ स्टेम्स लेते हैं, उनको थोड़े दिनों के लिए हम धूप में सुखाएंगे। धूप में इसलिए सुखाएंगे ताकि उसके पत्ते जो है वो इजीली सेपरेट हो जाए, झड़ जाए सूख के। फिर क्या करेंगे हम, वो जो बंडल ऑफ स्टेम्स है, आफ्टर ड्राइंग इट, देन वी आर डिप्ड इनटू अ वाटर फॉर, ठीक है, तो क्या करेंगे, लीव्स गेट ड्राइड एंड देन रिमूव्ड इजीली हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसको पानी में सोखेंगे, पानी में थोड़े दिनों के लिए हम उन स्टेम्स को सोखने, या पानी में जैसे बहुत बड़े पोन्स होते हैं, ठीक है, या पानी के बहुत बड़े बड़े जो सोर्सेज, उसमें हम डिप कर देंगे इन प्लांट्स को, ठीक है, मतलब उसको सोकिंग के लिए डाल देंगे हम। क्यों सोकिंग के लिए डालेंगे, ताकि वो फाइबर जो है वो इजिली हम क्या कर सके, उसमें से निकाल ले, ठीक है। तो ये पानी में सोखने वाली प्रोसेस है, जो वाटर सोकिंग प्रोसेस जो है, स्टेम को सोक करने के लिए जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं रेटिंग। ये चीज याद रखना, दैट इज अ रेटिंग। व्हाट इज अ रेटिंग? व्हेन द स्टेम्स ऑफ द ड्राइड जूट प्लांट्स आर सोक्ड इनटू द वाटर फॉर सम डेज। व्हाई? Because we obtain, we separate the fiber easily from these stems. So we use the process of retting. Retting क्या है? पानी में सोखने वाली प्रोसेस को, उन स्टेम्स को जब हम पानी में भिगोने डाल देते हैं ना थोड़े दिनों के लिए, ताकि वो इजीली से, जल्दी से हम उस फाइबर को निकाल लें, तो उसको हम रेटिंग बोलते हैं। अच्छा, अब हमने